नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2021 का पहला वीडियो लेके आया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। काफ़ी लेट हो गया हूं, क्या करूं दोस्तों, आप सभी की दुआओं से मैंने एक नया घर खरीदा है जिसका ये नया सेटअप है। अब आपको विक्की की पाठशाला बिल्कुल कोचिंग सेंटर की तरह क्लासेस दिया करेंगी, जिससे आपको किसी भी प्रकार का ट्यूशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और मुख्य तौर से दोस्तों मैं अर्थशास्त्र और इंग्लिश और मैथ इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। और अगर आपका फीडबैक अच्छा मिला तो फिर मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, या फिर अकाउंट्स हो, या फिर बिजनेस स्टडी हो, यानी आर्ट्स और कॉमर्स और 10th क्लास के लेवल तक के सारे वीडियोस बनाया करूंगा। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों समझाऊंगा कि संख्यांकिकी क्या होती है, बहुवचन के रूप में, एक वचन के रूप में, और जो बहुवचन के रूप में संख्यांकिकी है उसके आंकड़ों की क्या क्या विशेषता होती है, और एक वचन के रूप में कौन कौन सी स्टेज होती है, और उनके द्वारा जितने भी संख्यांकिकी उपकरण होते हैं उनके बारे में मैं बहुत ही अच्छी तरीके से और सरल शब्दों में आपको पढ़ाऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखें, और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें आज के वीडियो में समझना है कि संख्यांकिकी क्या होता है, एक वचन के रूप में, बहुवचन के रूप में, और इसके विभिन्न उपकरणों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। बट दोस्तों, आप जानते हैं कि आप 11वीं के विद्यार्थी हैं, और 11वीं के विद्यार्थी को जब तक ये नहीं पता होगा कि अर्थशास्त्र क्या है तब तक उसे संख्यांकिकी नहीं समझ में आएगा। तो पहले मैं आपका थोड़ा सा आपका बेस बनाऊंगा, पहले ये समझाऊंगा कि अर्थशास्त्र क्या होता है, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि संख्यांकिकी क्या है एक वचन और बहुवचन में, और बाकी सारी चीजों को कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, वीडियो लंबा जरूर होगा बट आपके काम का बहुत ही ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर अर्थशास्त्र क्या है। देखिए, हम अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा को पढ़ेंगे, जानेंगे कि संख्यांकिकी क्या है। तो बट उससे पहले हम ये जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। तो दोस्तों, अगर मैं अर्थशास्त्र की बात करूं तो अर्थशास्त्र है एक मानवीय विज्ञान। अर्थशास्त्र क्या है? एक मानवीय विज्ञान है। अब विज्ञान है तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अर्थशास्त्र क्या है? एक मानवीय विज्ञान है। तो विज्ञान है तो यहाँ पे जितनी भी बातें होंगी वो सिस्टमेटिकली ढंग से होंगी, यानी क्रमबद्ध रूप से होगी। और साथ में दोस्तों हम कारणों को जानकर उनके परिणामों को हम बता सकते हैं, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा विषय होता है, आप जानते हैं, जिसमें किसी भी तथ्य का अध्ययन हम क्रमबद्ध रूप से करते हैं और कारणों तथा परिणामों को खोजकर उनका समाधान ढूंढते हैं। और अर्थशास्त्र क्या है? एक मानवीय विज्ञान है। विज्ञान क्यों है? मैंने बताया आपको, क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में भी, और कारण तथा परिणामों को खोजकर आर्थिक समस्याओं को सुलझाया जाता है। और ये केवल मानव के द्वारा इस धरती पे किया जाता है, तो इसलिए इसे मानवीय विज्ञान कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र की आखिर विषय वस्तु क्या है, यानी अर्थशास्त्र क्यों पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है, आखिर क्या आवश्यकता है अर्थशास्त्र को पढ़ने की। उसका रीजन है दोस्तों सीमित साधन, सीमित संसाधन, या फिर हम कहें दुर्लभ संसाधन। देखिए, हमारे जो संसाधन हैं वो हमारी आवश्यकताओं की तुलना में क्या है? दुर्लभ है, यानी कम है, और उनका वैकल्पिक प्रयोग है, जिसके कारण आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। तो अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सीमित संसाधन या फिर दुर्लभ संसाधन है दोस्तों। अभी मैं आपको एक एक शब्द को समझाऊंगा, इस डायग्राम को मैं बता रहा हूं क्योंकि आप 11वीं में हैं। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, जब तक आप संख्यांकिकी को नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। तो देखिए, सीमित संसाधनों का बंटवारा, सीमित संसाधनों का बंटवारा किस में किया जाता है? एक उपभोक्ता, यानी उपभोक्ता में किया जाए,
इस तरीके से किया जाए कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। यानी अर्थशास्त्र एक ऐसा मानवीय विज्ञान है जिसके अंतर्गत सीमित संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाए कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, अधिक नहीं दोस्तों, अधिकतम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो। एक उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, एक उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, बहुत ही सिंपल। और एक समाज को अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त हो सके, यानी एक समाज को अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त हो सके। अगर जो ऐसा करने में सक्षम है वो एक अर्थशास्त्री है दोस्तों, और यदि नहीं कर पाए तो वो एक अर्थशास्त्री नहीं है। तो देखिए, अर्थशास्त्र की डेफिनेशन को समझने के लिए आपको पहले कुछ शब्दों को समझना पड़ेगा। पहले कि संसाधन क्या है, दूसरा कि सीमित संसाधन क्या है, फिर आपको समझना पड़ेगा कि उपभोक्ता कौन होता है, उत्पादक कौन होता है और समाज कौन होता है। फिर आप इस डेफिनेशन को और इसके सारे कीवर्ड्स को समझ पाएंगे दोस्तों। यकीन मानिए, आप बस लास्ट तक वीडियो में बने रहें। आपको इस बोर्ड पे लिखा हुआ एक एक शब्द बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि विकी की पाठशाला कुछ भी नहीं रटवाती। मैं समझाने पे विश्वास रखता हूं दोस्तों। जब तक आपको संख्यांकिकी आप इसे रटेंगे ना, जब तक संख्यांकिकी कभी भी आपको नहीं आएगी। और दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास होता है कि अपने स्टूडेंट को संख्यांकिकी को समझाया जाए, ना कि रटवाया जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। देखिए, संसाधन वे सभी वस्तुएं व चीजें कहलाती हैं या सेवाएं कहलाती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि करती है। मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि करती है। जैसे आपको प्यास लगे तो पानी उसको बुझाता है, अगर आपको भूख लगती है तो खाना खा के आप अपने खाने की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं। यदि आपको ठंड लगे तो आप कंबल का प्रयोग करते हैं। तो जो कंबल है, खाना है और पानी है, वो आपके क्या हो गए, संसाधन हो गए दोस्तों। और संसाधन को हम अर्थशास्त्र की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं सीमित संसाधन, जो कि दुर्लभ संसाधन है। एक होते हैं असीमित संसाधन। पहले असीमित संसाधन क्या होते हैं दोस्तों, ये बात समझाता हूं। असीमित संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिनकी मानवीय यानी जिनकी मांग जितनी होती है उनकी पूर्ति प्रगति से कई गुना ज्यादा है। जैसे हमें सूर्य के प्रकाश की जितनी आवश्यकता होती है, सूर्य से हमें प्रकाश अनगिन मतलब उससे कई गुना ज्यादा मिलता है। तो सूर्य का प्रकाश हमारे लिए क्या है, असीमित संसाधन। खारा पानी, यानी आप जानते हैं कि पृथ्वी पे 2/3 क्या है, पानी है दोस्तों। और समुद्र है, हमारे 5 महत्वपूर्ण महासागर हैं और उसमें सारा खारा जल है। जितने हमें खारे जल की आवश्यकता होती है, खारा जल उससे कई गुना ज्यादा है। तो वो भी हमारा क्या हो गया, असीमित संसाधन हो गया। ऐसी अगर एक और एग्जांपल लें, यदि हम मृदा हो गई, मृदा यानी मिट्टी की जितनी आवश्यकता है, जितनी मांग है मिट्टी उससे कई गुना ज्यादा है। तो दोस्तों, ऐसे संसाधन असीमित संसाधन कहलाते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज कहलाते हैं, जिनकी मांग जो होती है उनकी पूर्ति से सदैव क्या रहती है, कम रहती है। मतलब पूर्ति बहुत ज्यादा है प्रगति में उसकी, बट मांग उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसे संसाधनों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अनलिमिटेड हैं। तो उनके बारे में स्टडी करके हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। अर्थशास्त्र में हम ऐसे ही संसाधनों का प्रयोग करते हैं जो दुर्लभ हैं, जो क्या है, दुर्लभ हैं, यानी कम है। पहली बात तो दुर्लभ है, और दुर्लभ होने के कारण साथ साथ इनकी एक और विशेषता होती है कि इनका वैकल्पिक प्रयोग है। अब वैकल्पिक प्रयोग क्या होता है, संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग। देखिए, जहां पे दुर्लभता होती है वहां पे चयन होता है। और चयन क्यों होता है अर्थशास्त्र में, क्योंकि संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग है। अगर मैं इसे आपको उदाहरण से समझाऊं कि मान लीजिए अगर एक सेब है, इस एक सेब का हम उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकता है, इससे हम जूस बना सकते हैं, इससे हम दवाई बना सकते हैं, इससे हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो देखो, पहली बात तो संसाधन जितनी इसकी मांग है उसकी तुलना में ये बहुत कम है।
क्योंकि असीमित संसाधन क्या होते हैं, सॉरी सीमित संसाधन क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल, जिनकी मांग क्या हो, जिनकी मांग हो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, और प्रगति में उनकी जो पूर्ति हो वो क्या हो, बहुत ज्यादा कम उनकी मांग की तुलना में, और उनका वैकल्पिक प्रयोग हो। इसके वजह से ही चयन की समस्या क्या होती है, उत्पन्न होती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, या फिर आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है, या केंद्रीय समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है, या कहीं हम संसाधनों के आवंटन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, तो उसके दो ही कारण हैं दोस्तों। पहला, मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन सीमित हैं यानी दुर्लभ हैं, और उन दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग है। अब वैकल्पिक प्रयोग को समझाने के लिए ही दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि सेब, पहली बात तो ये कम है, यानी कम है यानी ये दुर्लभ संसाधन है। अगर दुर्लभ होता, कम होता, बट वैकल्पिक प्रयोग नहीं होता तो चयन नहीं उत्पन्न होता। तो हमें अर्थशास्त्र की भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी दोस्तों। एक तो कम है और इसका हम एक से ज्यादा चीजों में प्रयोग कर सकते हैं। तो संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है मेरे दोस्तों, संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग का अर्थ है किसी संसाधन को एक से अधिक कार्यों में प्रयोग करना। जैसे हम सेब को प्रत्यक्ष रूप से खा सकते हैं, इससे जूस बना सकते हैं, इससे दवाई बना सकते हैं, इससे शराब बना सकते हैं, और ना जाने कितने प्रोडक्ट। तो गवर्नमेंट को या उस देश की जनता को ये निर्णय लेना पड़ता है कि कितने सेबों से हम दवाई बनाएं, कितने सेबों से हम अल्कोहल बनाएं, कितनी सेब को हम मंडियों में भेजें ताकि उपभोक्ता खा सके, और कितने सेब से दोस्तों हम अदर चीजें यानी अल्कोहल बनाएं। मेरी बात समझ आई? तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों। आपको आई थिंक ये समझ में आ गया कि सीमित संसाधन क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि उपभोक्ता कौन होता है और उपभोग क्या होता है। देखिए, पहले समझिए कि उपभोक्ता कौन होता है, फिर समझिए कि उपभोग क्या होता है, फिर समझिए कि मांग क्या होती है। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। देखिए, उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बाजार से अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं को क्रय करता है अपनी सीमित आय के माध्यम से। यानी दोस्तों क्या कि मान लीजिए अगर मेरी सैलरी 10,000 रुपये है, मान लीजिए कि मेरी सैलरी कितनी है, 10,000 रुपये है। अब 10,000 रुपये मेरी सीमित आय है। अब मुझे अपने और अपने परिवार को चलाने के लिए राशन भी चाहिए, किराया भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो मैं अपनी सीमित आय से कौन कौन सी वस्तुएं और कौन कौन सी सेवाएं खरीद रहा हूं अपनी प्रत्यक्ष यानी पर्सनल मतलब नीड्स के लिए, तो मैं क्या कहलाऊंगा, एक उपभोक्ता कहलाऊंगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। अगर अभी मेरा आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी आवश्यकता क्या थी, संख्यांकिकी को समझना, जिसके लिए आप YouTube पे आए और आपने विकी की पाठशाला में मुझे इस समय आप देख रहे हैं। तो इस समय आप क्या हैं, एक उपभोक्ता। सिंपल सी बात, क्योंकि आपकी कोई रिक्वायरमेंट थी, उसको मैं क्या कर रहा हूं, सेटिस्फाई कर रहा हूं। तो उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपनी सीमित आय को विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं पे व्यय करता है। सिंपल सी बात। और उपभोक्ता जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं को अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए यूज करता है, उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। यानी उपभोक्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी के द्वारा, उसे उपभोग कहते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल। अभी आप इंटरनेट का और यूट्यूब का उपभोग कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या हैं, एक उपभोक्ता है। और दोस्तों मांग क्या होती है, देखिए जो भी उपभोक्ता होता है वो एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जितनी मात्राओं की मांग करता है वो उसकी मांग कहलाती है। जब वो वस्तु को, देखिए पहली बात तो मांग में इंपॉर्टेंट बात होती है, एक तो उपभोक्ता को किसी वस्तु खरीदने की इच्छा होती है, पहली बात। दूसरी बात कि उसके पास पर्याप्त धन होता है। तीसरी बात दोस्तों कि वह उस धन को खर्च करने के लिए तैयार होता है, तभी वो मांग कहलाएगी। मान लीजिए कि अगर आप एक कार खरीदना चाहते हैं और कार को खरीदने के पास आपके पास पैसे भी हैं और उन पैसों को आप खर्च करने के लिए तैयार भी हैं, तब वह मांग कहलाएगी दोस्तों। बहुत ही सिंपल। अब वर्ड समझिए कि उत्पादक क्या होता है। देखिए उत्पादक क्या होता है ये समझिए। उत्पादक के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, उत्पादक कौन होता है, उत्पादन क्या होता है,
और उत्पादन के द्वारा जो पूर्ति की जाती है वो क्या होती है। देखिए ये बेसिक टर्म्स हैं, तभी आपको संख्यांक की समझ में आएगी। तो देखिए उत्पादक वह व्यक्ति होता है, उत्पादक वह व्यक्ति होता है जो भविष्य में लाभ कमाने हेतु विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करता है। यानी सिंपल सी बात, जो वस्तु तथा सेवाओं का उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। जो वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करता है, विनिर्माण करता है या पुनः बिक्री करता है, विनिर्माण करे या पुनः बिक्री करे, रीसेल करे, उसे ही हम क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे दोस्तों, सिंपल। और उत्पादक के द्वारा जो क्रिया की जाती है वो उत्पादन कहलाती है। जैसे उपभोक्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है वो उपभोग कहलाती है। अब जैसे उपभोक्ता एक वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है, उसके पास पर्याप्त धन होता है और उस धन को वो खर्च करने के लिए तैयार होता है, तो तब वह मांग होती है। ऐसे ही अगर एक उत्पादक एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों को एक निश्चित कीमत पर या भिन्न भिन्न कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है, उसे उसकी पूर्ति कहते हैं। सिंपल सी बात। जैसे मान लीजिए मैं अंडे बेचने का काम करता हूं और आज एक अंडे की क्रेट का रेट चल रहा है 120 रुपए, तो 120 में मैं 1000 अंडे की क्रेट सप्लाई करने के लिए तैयार हूं, तो 1000 मेरी क्या है, पूर्ति। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अर्थशास्त्र कुछ नहीं है। आपके जो टीचर्स आपको पढ़ाती हैं वो रटा हुआ ज्ञान बताते हैं, आपको एक्सप्लेन नहीं करते बात को। और दोस्तों मेरा प्रयास है कि आपको अर्थशास्त्र बिल्कुल भी ना रटवाई जाए, आपको अर्थशास्त्र को समझाया जाए, क्योंकि अर्थशास्त्र को या फिर किसी विषय को आप केवल समझ सकते हैं, रट तो सकते ही नहीं। आप भूल जाना इस बात को। तो आपको उपभोक्ता समझ में आ गया, उत्पादक समझ में आ गया। अब बात करते हैं समाज की। देखिए समाज क्या है, समाज है लोगों का समूह। और लोग कौन होते हैं, या तो वो उपभोक्ता होते हैं या वो उत्पादक होते हैं। सभी उत्पादक उपभोक्ता होते ही होते हैं। आप कोई भी वस्तु का निर्माण करते हो, किसी वस्तु का आप पुनः बिक्री करते हो, रीसेल करते हो, बट खुद भी तो आप खाना खाते हो ना, आपको भी तो जीना है ना, तो आपको वस्तु तथा सेवाएं चाहिए ना, तो नेचुरल सी बात है आप उपभोक्ता तो होंगे। बट सभी उपभोक्ता उत्पादक नहीं होते, कुछ ही उपभोक्ता उत्पादक हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है। अब देखिए मैं समाज के लिए 3 बातें लिख रहा हूं कि इसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो इसमें उपभोक्ता शामिल होते हैं, एक इसमें प्रोड्यूसर यानी उत्पादक शामिल होते हैं, और इसमें वहां के संसाधन यानी रिसोर्सेस भी शामिल होते हैं। मतलब क्या, मैं इसे आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए मेरे दोस्तों, आप एक हॉस्पिटल का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हॉस्पिटल क्या है, देखिए हॉस्पिटल में जितने भी रोगी हैं वो क्या है, उपभोक्ता। वहां पे जितने भी नर्सिंग स्टाफ हो या डॉक्टर्स हो या कहते हैं सफाई कर्मचारी हो, सबको मिला दिया जाए तो वो क्या है, उत्पादक है। और दोस्तों जो इमारत जहां पे उपभोक्ता और उत्पादक यानी जो रोगी और डॉक्टर आपस में मतलब इंटरेक्शन कर रहे हैं यानी संपर्क कर रहे हैं, उस इमारत में वो क्या, हॉस्पिटल क्या हो गया, समाज हो गया। एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि आपका स्कूल है, जो अध्यापक है वो उत्पादक है, जो स्टूडेंट है वो उपभोक्ता है, और जो स्कूल है वो समाज का एक भाग है, समाज की एक इकाई है। बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए ना, आप समझिए कि उपभोक्ता, समाज में उपभोक्ता, उत्पादक और उसका परिवेश जो वातावरण है, रिसोर्सेज हैं, परिवेश सम्मिलित होता है। ठीक है। अब देखिए मैं इसकी डेफिनेशन आपको कितने अच्छे तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि मैंने इसके बेसिक टर्म आपको समझा दिए। तो देखिए अर्थशास्त्र एक ऐसा मानवीय विज्ञान है जिसके अंतर्गत सीमित संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, एक उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके और एक समाज का अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त हो सके। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं बहुत ही अच्छी तरीके से। मान लीजिए दोस्तों, ये भारत का एक क्षेत्रफल है और यहां पे मुझे क्या करना है, एक रेजिडेंशियल एरिया बनाना है, रहने योग्य बनाना है। तो यहाँ पे उपभोक्ताओं के लिए भी मुझे कॉलोनी बनानी है, उत्पादक के लिए मुझे मार्केट भी बनानी है, और इन दोनों के बच्चों के लिए, इनके लिए मार्केट प्लेस,
बहुत सारी जहां पे ये आपस में मिल सकें वो चीजें भी बना रही है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कॉलोनी बना दी, ठीक है, एक मतलब उपभोक्ताओं के रहने के लिए जगह बना दी, ठीक है, इसके यहाँ पे एक मार्केट बना दी, यहाँ पे एक स्कूल बना दिया, यहाँ पे एक कॉलेज बना दिया, यहाँ पे एक हॉस्पिटल बना दिया। तो देखिए मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ मैं कॉलोनी बनाऊंगा तो मुझे इस पूरे क्षेत्रफल को, इस शहर को इस तरीके से मतलब बनाना पड़ेगा कि मैं उपभोक्ताओं के लिए और उत्पादक के लिए और समाज के लिए मैं ज़मीनों को अलॉट कर दूंगा। जहाँ पे रहने की जगह होगी उनके आसपास मार्केट्स भी होंगी, स्कूल भी होंगे, कॉलेज भी होंगे और भी सामाजिक पार्क भी होंगे, यानी समाज की कई सारी इकाइयां होंगी, रोड होंगे, पुल होंगे। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे वितरित करूंगा कि उपभोक्ताओं को भी अधिकतम संतुष्टि मिले उस शहर में, उत्पादकों के लिए भी अच्छी मार्केट्स हों, पुल हों, सड़कें हों, ठीक है, ताकि इनका व्यापार बढ़े और समाज में स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद ये सारी चीजें हों, ताकि ये जो शहर है यहाँ पे उपभोक्ता, उत्पादक और समाज इनका व्यक्तिगत हित या फिर सार्वजनिक हित दोनों ही प्राप्त हो सके। बहुत ही सिंपल है दोस्तों अर्थशास्त्र। आपको बस आपकी टीचर्स रटवाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से दोस्तों आप अर्थशास्त्र को नहीं समझ पाते। अब देखिए अर्थशास्त्र जो है ना, अर्थशास्त्र जो भी हमारा अर्थशास्त्र है, इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। देखिए दो पार्ट में बांट सकते हैं, यानी एक होता है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसपे मैं पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूं दोस्तों। मेरी आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे आप देख सकते हैं। मैं 2 बार इसको पढ़ा चुका हूं, एक बार पावर पॉइंट के थ्रू और एक बार मैंने आपको किताब से भी पढ़ाया है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे, 1 लाइन क्वेश्चन मिलेंगे, आप देख के बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एक है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। तो देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इन तीनों को समझने के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अगर मैं अर्थशास्त्र को कहूं कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र, तो अर्थ का मतलब होता है आर्थिक क्रिया। क्या होता है? आर्थिक क्रियाएं। और शास्त्र का मतलब दोस्तों क्या होता है? विज्ञान। ठीक है, यानी अगर मुझसे कोई पूछे कि अर्थशास्त्र को क्या आप 2 शब्दों में डिफाइन कर सकते हो, मैं बोलूंगा हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। कि अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब हो गया आर्थिक क्रिया प्लस शास्त्र का मतलब हो गया विज्ञान। अब ये आर्थिक क्रियाएं क्या है? बहुत ही सिंपल भाई, सीमित यानी दुर्लभ संसाधनों से जुड़ी हुई कोई भी क्रिया, भले वो उपभोग से जुड़ी हो, भले उनके उत्पादन से जुड़ी हो, भले उनके वितरण से जुड़ी हो, भले वो निवेश से जुड़ी हो, यानी सीमित संसाधन से जुड़ी हुई कोई भी चीज, कोई भी क्रिया आपकी क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया, जिससे पैसे का लेन देन हो। कोई वस्तु बेचोगे पैसा मिलेगा, कोई वस्तु खरीदोगे तो पैसा देना पड़ेगा। तो जहां पे पैसा इन्वॉल्व हो, सीमित संसाधन इन्वॉल्व हो, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज इन्वॉल्व हो, वो हमारी आर्थिक क्रिया कहलाती है। और इसी आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना, इनके कारणों को खोजना, इनके परिणामों को प्राप्त करके इनके लिए सुझाव देना, इनके समाधान बताना ही अर्थशास्त्र हमें सिखाता है। अर्थशास्त्र हमें यही सिखाता है कि एक देश की सरकार या एक देश का व्यक्ति समष्टि स्तर पे या व्यष्टि स्तर पे कैसे अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग करे कि उसके जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं और जो सार्वजनिक उद्देश्य हैं उनकी पूर्ण प्राप्ति हो सके दोस्तों, भले उस व्यष्टि स्तर पे हो या फिर समष्टि स्तर पे हो। तो आपने देखा कि अर्थशास्त्र को हम आर्थिक क्रियाओं का विज्ञान या फिर धन का विज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि वस्तु और सेवाओं के बदले में दोस्तों आप जानते हैं कि पैसा देना पड़ता है या तो पैसा लेना पड़ता है। क्योंकि जिसका लेखांकन हम किस में करते हैं? अकाउंट्स में करते हैं, अकाउंटेंसी में करते हैं या अकाउंटिंग में करते हैं। और बहुत जल्द दोस्तों मैं अपने इस चैनल पे अकाउंट्स भी स्टार्ट करूंगा और आपको अकाउंट्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्तों, इतनी अच्छी तरीके से कि आपको अकाउंट्स मजाक लगने लगेगा। तो देखिए अर्थशास्त्र में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं व्यष्टि अर्थशास्त्र। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैंने लिखा व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैंने व्यष्टि गलत लिख दिया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या? अर्थशास्त्र का तो मतलब अभी मैंने बता दिया आर्थिक क्रिया। देखो यहाँ पे जो व या है ना, उसका मतलब है व्यक्ति,
गत। और षट जो है उसका मतलब है स्तर, यानी व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना या आर्थिक क्रियाओं से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना या फिर केंद्रीय समस्याओं का अध्ययन करना, या वो मैंने कहा आर्थिक समस्याओं का या आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करना व्यक्तिगत स्तर पर, यानी उपभोक्ता की अलग, उत्पादक की अलग और समाज की अलग, यानी इन तीनों की अलग अलग आर्थिक समस्याओं का, आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करना और फिर उनके कारणों को ढूंढना, उनका समाधान खोजना। अगर हम व्यक्तिगत स्तर पे करें, उपभोक्ता का अलग, उत्पादक का अलग और समाज का अलग, तीनों का अलग अलग करें तो वो कहलाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। बहुत ही सिंपल। अब बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। ये समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र में मेरे प्यारे दोस्तों, सम का मतलब है संपूर्ण। क्या है? संपूर्ण। संपूर्ण और स्तर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था प्लस षट का मतलब फिर दोबारा आ गया स्तर, और अर्थशास्त्र का तो मतलब है ही आर्थिक क्रिया या आर्थिक समस्या, ठीक है, या आर्थिक मुद्दा। तो देखिए, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर जब आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है या फिर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र, ये अर्थव्यवस्था क्या होती है ये नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, जहां पर आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो इसको पढ़ाने के YouTube मुझे पैसे देगा, तो ये कैसी क्रिया हो रही है? आर्थिक क्रिया हो रही है। ये मैंने बोर्ड बनाया, एक सेटअप बनाया, लाइट्स इस टाइप की, तो ये मेरी क्या है? एक तरीके की अर्थव्यवस्था। तो देखिए, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में उस देश में रहने वाले उपभोक्ता और उत्पादक जिस स्थान का और जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? उसके नेचुरल सी बात है, उसकी अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी भारत के जितने भी 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं तो वो क्या कहलाएगी? भारतीय अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था। अगर मैं यहां पे लिखूं अर्थव्यवस्था, तो देखिए, अर्थ का मतलब क्या हो गया? आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, और व्यवस्था का तो मतलब हो ही गया दोस्तों व्यवस्था, यानी आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था करने को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, शनि बाजार लगता है, मंगल बाजार लगता है। अगर शनि बाजार लगता है तो शुक्रवार या वीरवार की रात से वो ट्रेन लाइन व्यक्ति धीरे धीरे बाजार सीखता है। फिर क्या होता है? एक व्यक्ति खरीदता है, एक व्यक्ति बेचता है ना। सिंपल सी बात है, वो अर्थव्यवस्था हो गई। अगर आप कोई मोबाइल का काम करना चाहते हैं जिसके लिए आप दुकान खरीदते हैं, एक लड़का रखते हैं, सामान खरीदते हैं और एक पूरी दुकान को डेकोरेट करके बिल्कुल बैठ जाते हैं, किस लिए? ताकि आप माल बेचें और लोग आपसे माल खरीदें। तो वो दुकान क्या है? आपकी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, है ना। ये क्या है? वहां पे क्या करते हैं हम? कुछ लोग बेचते हैं, कुछ लोग खरीदते हैं, एक व्यवस्था बना दी गई है, ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है, तो वो अर्थव्यवस्था हो गई। तो आई होप आपको समझ में आया। अब देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन या फिर आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, उनके कारण तथा परिणामों को खोजा जाता है और फिर उनका समाधान किया जाता है दोस्तों। और मेरी बात आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया उपभोक्ता, उत्पादक और समाज, इन तीनों को मिलाकर बनती है अर्थव्यवस्था। मेरी बात समझ आ गई? क्योंकि वहां के रिसोर्सेज भी आ जाते हैं उसमें। तो आई होप आपको मैंने काफी बेसिक ज्ञान दे दिया है अर्थशास्त्र का। अब हम मूव करते हैं संख्यांकिकी की तरफ। अब हम मूव करते हैं कि आखिर संख्यांकिकी क्या होता है। देखिए, बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्तों। अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहला जो मैंने वीडियो बनाया था इस पे पावर पॉइंट पे, वो 1 घंटे से भी ज़्यादा का था। आप उसको भी देखना। नहीं देखा है अभी तो मैं आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे या फिर मैं एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देखना। बट दोस्तों, ये मैंने नया सेटअप बनाया और अब मैं चाहता था कि आपको नंबर 1 वीडियो से संख्यांकिकी को पढ़ाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।
तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो अर्थशास्त्र है, ये जो अर्थशास्त्र है एक्चुअल में ये क्या है, आर्थिक क्रियाओं का विज्ञान या आर्थिक समस्याओं का विज्ञान या फिर कहीं आर्थिक मुद्दों का विज्ञान या कहीं धन का विज्ञान, आय का विज्ञान, व्यय का विज्ञान, कुछ भी कह लें, है ये विज्ञान। और विज्ञान है तो दोस्तों सिंपल सी बात है, इसमें क्रमबद्धता और कारण तथा परिणाम तो लागू होगा ही होगा। अब देखिए अर्थशास्त्र में दोस्तों हम क्या करते हैं, आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करते हैं, यानी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। अब आर्थिक समस्याओं को हम क्या करते हैं, हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होती है मात्रात्मक, जिन्हें मात्रा में नापा जा सकता है, और एक होती है गुणात्मक, जिन्हें मात्रा में नापा नहीं जाता। तो संख्यांकिकी जो बात करती है ना, वो मात्रात्मक की बात करती है, ना कि गुणात्मक। तो दोस्तों जब हम अर्थशास्त्र में आर्थिक मुद्दों का या आर्थिक समस्याओं का या फिर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, और उन आर्थिक समस्याओं का अध्ययन हम संख्या में व्यक्त करके संख्या के माध्यम से उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं, तो वही है संख्यांकिकी। देखिए संख्या प्लस अंक, संख्यांक यानी आंकड़ों के माध्यम से अगर हमें बेरोजगारी की समस्या को जानना है कि बेरोजगारी क्यों है, हम जानना चाहते हैं कि उत्पादन क्यों गिर रहा है, हम जानना चाहते हैं कि जीडीपी क्यों गिर रहा है, हमने देखा कि पिछले साल से निवेश हमारा क्यों कम हो रहा है, हमने देखा कि फार्मा सेक्टर कैसे एकदम से ग्रो कर रहा है, हम ये जानना चाहते हैं कि ऑटो सेक्टर इतने सालों से क्यों पिछड़ रहा है। ये सारी चीजें जो भी हैं ये आर्थिक समस्याएं। इन आर्थिक समस्याओं को जानने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उन समस्याओं को संख्या के रूप में यानी आंकड़ों के रूप में उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो वही है दोस्तों संख्यांकिकी। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। संख्याओं का भंडार ही, संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार ही संख्यांकिकी है। बिल्कुल गलत। देखिए संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार संख्यांकिकी है, बट इतना ही नहीं है संख्यांकिकी। संख्यांकिकी का जो क्षेत्रफल है, जो स्कोप है, वो इससे कई ज्यादा विस्तृत है, जिसे मैं अब आपको समझाऊंगा। देखिए मेरे दोस्तों, आपको संख्यांकिकी क्यों नहीं समझ में आती है, उसका रीजन ये है कि अभी तक आपको ना संख्यांकिकी जिसने समझाई पढ़ाई, उसने आपको रट्टा लगवाने की कोशिश की गई, और रट्टा नहीं लग सकता। देखिए पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूं, देन मैं आपको इसको समझाता हूं। बिल्कुल अंत तक बस बने रहे मेरे साथ, आपको एक एक चीज समझ में आएगी दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो संख्यांकिकी से अभिप्राय है संख्यात्मक सूचना। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या है, संख्यात्मक सूचना। यानी संख्यांकिकी में आर्थिक मुद्दों को समझने के लिए, आर्थिक समस्याओं को समझने के लिए, भले वो उपभोक्ताओं से संबंधित हो, उत्पादक से संबंधित हो, या समाज से संबंधित हो, देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, किसी भी आर्थिक मुद्दे से संबंधित हो, तो हम उसे संख्यात्मक सूचनाओं में ही नाप सकते हैं। जो गुणात्मक सूचनाएं होती हैं उसमें दोस्तों संख्यांकिकी का अध्ययन नहीं होता। बस यही आपने बात को ध्यान में रखना है। तो संख्यांकिकी से अभिप्राय है संख्यात्मक सूचना या उससे संबंधित परिणात्मक, देखिए यहां पे वर्ड पे ध्यान दीजिए, परिणात्मक तथ्य यानी क्वांटिटेटिव, है ना, क्वांटिटेटिव मींस फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, जिसे आप नाप सकते हो, परिणाम कर सकते हो, जिसे आप अंक में, आंकड़े में परिवर्तित कर सकते हो। जैसे ईमानदारी, वफादारी, देशभक्ति, क्या इसी संख्या में व्यक्त कर सकते हो? नहीं। निवेश, उपभोग, उत्पादन इसी संख्या में व्यक्त कर सकते हो? हाँ। तो बस इसी बात को समझिए कि इसमें जिस भी का अध्ययन किया जाता है वो परिणात्मक तथ्य होता है, यानी संख्या में व्यक्त किया जा सकता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। तो देखिए संख्यांकिकी क्या है। अगर हम संख्यांकिकी को तोले तो अगर मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊं कि संख्यांकिकी क्या है, इसकी तीन बातें देखिए। पहली बात समझिए, पहली बात है कि ये संख्यात्मक सूचना है। संख्यात्मक सूचना यानी कोई भी आर्थिक मुद्दा हो, भले वो उपभोक्ता, उत्पादक, समाज, अर्थव्यवस्था, निवेश, किसी भी पहलू से हो, वो अगर संख्या में व्यक्त किया जा सकता है ना,
संख्यांकिकी का के अंतर्गत उसका अध्ययन तभी किया जा सकता है जब वो संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सके, क्योंकि संख्यांकिकी है क्या, संख्यात्मक सूचना है दोस्तों। क्या है, संख्यात्मक सूचना है, ये बात याद रखनी। और ये क्या है, परिणात्मक तत्वों का अध्ययन करती है, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि ये परिणात्मक तत्वों का अध्ययन करती है, यानी उन्हीं आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जा सकता है संख्यांकिकी के अंतर्गत, जिसे संख्या यानी अंकों में यानी आंकड़ों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, कोई क्लास है, ठीक है, आप उसके बच्चों के वजन के बारे में जानना चाहते हैं, तो वजन को तो हम क्या कर सकते हैं, संख्या में क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं ना, तो बस वो एक ऋणात्मक तथ्य हो गया। अगर हम ये कहें कि बच्चों में डिसिप्लिन की बात करें, अनुशासन की बात करें, तो ये संख्या में नहीं व्यक्त किया जा सकता, तो ये संख्यांकिकी के क्षेत्र में नहीं आएगा, ठीक है। यानी जो सूचनाएं आंकड़ों में व्यक्त की जा सकती है, जिन्हें नापा जा सकता है संख्या के रूप में, उन्हीं का अध्ययन हम संख्यांकिकी में करते हैं। और साथ में दोस्तों हम संख्यात्मक सूचनाएं लेते हैं, उन्हें परिणात्मक तत्वों की बात करते हैं, और फिर उसके आधार पे हम क्या लगाते हैं, निष्कर्ष लगाते हैं। जैसे अगर हमने देखा कि भारत की जो जीडीपी है 2014 के बाद क्यों गिर रही है, हमने उसके लिए आंकड़े एकत्रित किए बहुत सारे, और फिर हमने अपनी राय दी कि भैया उसका कारण एक जीएसटी हो सकता है, एक नोटबंदी हो सकता है, और अनप्लान्ड लॉकडाउन हो सकता है, और भारत सरकार का ढीला रवैया हो सकता है, चुनावों पे ज्यादा ध्यान, बाकी किसी पे कोई भी नहीं ध्यान, तो वो भी एक कारण है। मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है। तो ये हम कैसे बता सकते हैं, तो देखिए, हम अगर संख्यांकिकी में किसी भी आर्थिक समस्या को अध्ययन करने के लिए उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं, तो उसको एकत्रित करने के पीछे कोई उद्देश्य होता है दोस्तों, बिना उद्देश्य के नहीं करते हैं। उस बिना उद्देश्य के आप कैसे फिर उसका फायदा होगा, सब फायदा नहीं। फिर उद्देश्य था तभी तो हम निष्कर्ष देंगे। अगर हम देखेंगे कि भाई बेरोजगारी भारत में पिछले 6 साल में बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ रही है, हमने आंकड़े एकत्रित किए, फिर हमने आंकड़े एकत्रित करा, हमने बहुत सारे, हमने उसका संकलन किया, उसका व्यवस्थितकरण किया, फिर हमने उसका प्रस्तुतिकरण किया, फिर हमने उसका विश्लेषण किया, और फिर हम क्या करेंगे, निर्वाचन यानी निष्कर्ष देंगे कि भैया बेरोजगारी का कारण है कि सीजीएल की परीक्षा ना होना, देश की आर्थिक समृद्धि दर का घटना, या देश में जो उत्पादन का स्तर है वो कम होना, ये रीजन है। कैसे बढ़ाया जा सकता है, हम उसमें सरकार को मतलब क्या देंगे, सुझाव देंगे। तो देखिए, संख्यात्मक ऐसे नहीं है कि संख्यात्मक सूचनाएं एकत्रित कर ली और फिर उसको कूड़े के ढेर में डाल दिया, नहीं, उसके आधार पे कुछ निष्कर्ष निकालना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर एक आम व्यक्ति से पूछा जाएगा ना, तो वो केवल ये 3 ही बातें कहेगा, परंतु दोस्तों अगर आप एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हो, तो संख्यांकिकी में केवल ये 3 ही बातें नहीं आती है, इसमें 1-2 बातें और भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो अब हम समझते हैं। देखिए, संख्यात्मक सूचनाओं से संबंधित उपाय व वैज्ञानिक विधियां यानी संख्यांकिकी विधियां, और संख्यांकिकी विधियां यानी उपाय, आप देख रहे हैं संख्यांकिकी अध्ययन की अवस्थाएं जिन्हें आप कह सकते हैं, जैसे हम उपाय कहें या फिर हम विधियां कहें, ठीक है, क्या कहें, विधियां। अब बहुत सारी विधियां होती हैं, संगणना होती है, प्रदर्शन होती है, बहुत सारी होती है, सैंपलिंग वाली भी होती है। तो देखिए, संख्यांकिकी की बात करें तो संख्यांकिकी से अभिप्राय संख्यात्मक सूचनाएं या परिणात्मक तथ्य को प्राप्त करना और उनके आधार पर निष्कर्ष लगाना, और विभिन्न संख्यांकिकी उपायों का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न संख्यांकिकी विधियों का प्रयोग करते हुए, अभी इसे हम इन दोनों चीजों को और बताएंगे। अब देखिए, इसको समझने के लिए और थोड़ा सा आप समझिए कि अभी इसी डेफिनेशन को अभी हम समझेंगे, ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात समझते हैं मेरे दोस्तों, कि ये जो हमारी संख्यांकिकी है, संख्यांकिकी यानी स्टैटिस्टिक जो है हमारी, इसे हम इसके अर्थ को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है बहुवचन के रूप में, बहुवचन, और एक होता है एक वचन के रूप में, एक वचन, ठीक है। अब देखिए, पहले एक वचन और बहुवचन को पढ़ लेते हैं, फिर आप देखिए आपको कितनी इजीली समझ में आ जाएगा, आप यकीन मानना। तो देखिए, बहुवचन के रूप में संख्यांकिकी का
अर्थ है अंकों के रूप में, अंकों के रूप में, इधर फोकस कीजिए, अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचना, क्या की गई, व्यक्त की गई सूचना यानी संख्यात्मक सूचना, अथवा आंकड़ों से होता है, अथवा आंकड़ों से होता है जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, जैसे जनसंख्या संबंधित आंकड़े, जैसे जनसंख्या संबंधित आंकड़े हो गए, रोजगार संबंधित आंकड़े हो गए, या सार्वजनिक व्यय संबंधित आंकड़े हो गए, निवेश संबंधित आंकड़े हो गए, उपभोग संबंधित आंकड़े हो गए, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े हो गए, देशी आय संबंधित आंकड़े हो गए, देशी व्यापार, विदेशी विनिमय दर, बहुत सारे आंकड़े, यानी जो केवल आंकड़ों की बात करते हैं। और आंकड़े केवल ऐसे ही नहीं, अभी उसकी विशेषता बताऊंगा ये मैं, अभी आप बने रहें मेरे साथ। वो आंकड़ों की भी कुछ स्पेशल विशेषताएं होती हैं जिसको हम समझने के बाद बहुत ही इजीली समझ लेंगे, पर पहले हम एक वचन में देख लेते हैं। यानी अगर हम मोटे तौर पे हम ये कहें कि बहुवचन के रूप में संख्यांकिकी क्या है, तो बहुवचन के रूप में संख्यांकिकी का मतलब होता है आंकड़ा। क्या होता है? आंकड़ा। भले वो रोजगार संबंधित आंकड़ा हो, बेरोजगारी संबंधित आंकड़ा हो, निवेश संबंधित आंकड़ा हो, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा हो, बस सिर्फ वो आंकड़ा हो जो कि दोस्तों पूरे देश के आर्थिक स्तर के बारे में जानकारी दे, जो किसी समूह के बारे में जानकारी दे। अब इसको और समझेंगे, अभी आप देखते जाइए, पर पहले एक बारी हम एक वचन के रूप में और समझते हैं। एक वचन के रूप में संख्यांकिकी, एक वचन के रूप में संख्यांकिकी का अर्थ संख्यांकिकी विधि या संख्यांकिकीय विधियों से है, संख्यांकिकी विज्ञान या संख्यांकिकी विधियों से है दोस्तों। टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्यांकिकी विधियों वे विधियां हैं जो संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, पहली बात यानी कलेक्शन ऑफ डाटा, वर्गीकरण यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, प्रस्तुतिकरण यानी दोस्तों सिंपल सी बात कहें कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, विश्लेषण यानी मेरे दोस्तों एनालिसिस ऑफ डाटा, निर्वाचन यानी मेरे दोस्तों इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा या समराइजिंग ऑफ डाटा भी आप इसे कह सकते हैं। तो देखिए 5 टूल होते हैं, यानी पहले स्टेप में आपने क्या करना है, डाटा को कलेक्ट करना है, दूसरे में उसको ऑर्गेनाइज करना है, तीसरे में उसको आपने क्या करना है, प्रस्तुतिकरण करना है, चौथे में आपने उसको क्या करना है, विश्लेषण करना है, और पांचवें में उसका निष्कर्ष निकाल देना है यानी निर्वाचन कर देना है। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं जो संख्यांकिकी विधि कहलाती है दोस्तों। तो संख्यांकिकी में संख्यात्मक सूचना या प्रेरणात्मक तत्वों का अध्ययन किया जाता है और उसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उन संख्यात्मक सूचनाओं को कैसे एकत्रित करना है, उसका कैसे वर्गीकरण करना है, उसका कैसे प्रस्तुतिकरण करना है, उसको कैसे उसको विश्लेषित करना है या उसका निर्वाचन करना है, ये जो संख्यांकिकी उपाय हैं या संख्यांकिकी विधियां हैं ना, ये भी दोस्तों संख्यांकिकी के अंतर्गत ही आती है। तो अब देखिए बहुवचन और एक वचन में क्या अंतर है। अगर हम ये बात करें कि भाई ये अगर हम बात कहें कि ये जो बहुवचन की बात कर रहे हैं अगर हम, तो बहुवचन का मतलब हो गया आंकड़ा यानी संख्यात्मक सूचनाएं, आंकड़ा। बट वो आंकड़ा क्या होता है, अब उसकी विशेषताएं समझ लीजिए। अब कोई भी आंकड़ा, जैसे कि गाय के 4 पैर होते हैं, मेरे 2 हाथ हैं, तुम्हारा 1 मुंह है, मेरी 2 आंखें हैं, ये संख्यांकिकी नहीं है। मतलब ये नहीं है कि मेरी जेब में 100 रुपए हैं तो ये संख्यांकिकी है, क्योंकि भाई संख्या है, ऐसा मत समझना। उसकी कुछ क्राइटेरियाज होती हैं कि उसमें ये फीचर्स होनी चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, लक्षण होने चाहिए, तभी वो संख्यांकिकी कहलाएगा। वो लक्षण क्या है, वो विशेषताएं क्या होनी चाहिए उस आंकड़े में, अब बात करते हैं इसकी। देखिए दोस्तों वीडियो भले लंबा हो रहा है, बट मेरा मानना है कि लंबा है ना, कोई बात नहीं, आप एक बार ढंग से देख लीजिए, इसके बाद एक बार बुक पढ़ लीजिए, आपकी समस्या खत्म है दोस्तों। तो देखिए संख्यांकिकी की बहुवचन संज्ञा अथवा समांकों मतलब आंकड़ा ही होता है, समांकों का मतलब आंकड़ा ही होता है के रूप में विशेषताएं यानी क्या उसकी फीचर्स हैं। तो सबसे पहला तत्वों के समूह होने चाहिए, तत्वों के समूह
यानी जो आंकड़ा होना वो किसी समूह का या किसी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो। जैसे आप चुनाव के टाइम पे देखते हैं कि चुनाव में आज तक, एनडीटीवी, जी न्यूज, ये बहुत सारे चैनल्स हैं, क्या करते हैं, सर्वे दिखाते हैं कि भाई इस पार्टी को इतनी सीटें मिली हैं, इतनी सीटें मिल रही हैं। तो वो क्या करते हैं, पहले सैंपल के माध्यम से कुछ लोगों से क्या करते हैं, आंकड़ा लेते हैं। जैसे दिल्ली से 200 लोगों को सर्वे में बुलाया और वो 200 लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी दिल्ली को। तो देखिए बहुत ही सिंपल कि जो भी आंकड़ा हो ना वो व्यक्तिगत रूप से संबंधित ना हो, वो सार्वजनिक रूप से संबंधित हो, यानी एक की बात ना करता हो, अनेक की बात करता हो। जैसे मैं अगर कहूं कि 40% मेरी क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो एवरेज स्टूडेंट है, तो देखो 40%, 100 में से तो 40 आए ना, तो 100 यानी समूह। अगर मैं कहूं कि मेरे स्कूल में भाई आर्ट्स में 10 बच्चे हैं, कॉमर्स में 15 बच्चे हैं और साइंस में 5 बच्चे हैं, तो देखिए मैंने क्या किया, सारे जो भी 11वीं क्लास के बच्चे हैं या 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनको 3 भागों में बांट दिया। समग्र की बात कर रहा हूं, यानी आंकड़ा जो भी होना चाहिए ना वो तत्वों के समूह से होना चाहिए, समूह से, एकल नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, बहुवचन में होना चाहिए। यानी आंकड़ा कैसा होना चाहिए, बहुवचन। देखिए यहां पे लिखा ही है बहुवचन, एक वचन नहीं है दोस्तों, बहुवचन, यानी समूह में से ही होना चाहिए। आंकड़ा किसी ना किसी जनसंख्या, किसी समग्र का प्रतिनिधित्व करता हो, यही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं कहूं कि भारत की 70% महिलाएं क्या हैं, अशिक्षित हैं, 70%, 100 में से 70% अशिक्षित हैं, तो देखिए मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं। या मैं कहूं कि दिल्ली के अधिकांश परिवारों की औसत आय सालाना 70,000 रुपए से अधिक है, तो पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। तो आंकड़े क्या होने चाहिए, तत्वों के समूह होने चाहिए। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात मैं आपके साथ करता हूं कि संख्याओं में व्यक्त होना चाहिए। अब देखिए हम संख्यांकिकी में आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, आंकड़े ही हैं, यानी बहुवचन के रूप में आप संख्यांकिकी को क्या कह सकते हो, संख्यात्मक सूचना। संख्यात्मक सूचना यानी संख्या में जो व्यक्त की जा सके, जिसे हम आंकड़ा कहेंगे, जो कि किसी समूह का प्रतिनिधित्व करता हो, समग्र का। पर दोस्तों वो संख्या में तो व्यक्त हो, यानी संख्याओं में व्यक्त हो। जैसे अगर मुझे ये देखना है कि दिल्ली कैंट, यानी जो दिल्ली में एक क्षेत्र, एक जगह है दिल्ली कैंट, और मैं देखना चाहता हूं कि वहां पे कितने जो जितने भी लोग रहते हैं वो कितने ईमानदार हैं, क्या ये संख्यांकिकी की विषय वस्तु है? नहीं, क्योंकि ईमानदारी को आप आंकड़ों में व्यक्त नहीं कर सकते। आप संख्यांकिकी के अंतर्गत उसी आर्थिक मुद्दे का अध्ययन कर सकते हैं जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि संख्यांकिकी मतलब संख्या यानी आंकड़ा, और आंकड़े का मतलब है जिसे 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे अगर मैं कहूं कि विराट कोहली की हाइट और रोहित शर्मा की हाइट से कम है या ज्यादा है, तो ये नहीं है ना, ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। हम ऐसे कह सकते हैं कि विराट कोहली की हाइट 6 फुट 2 इंच है और रोहित शर्मा की हाइट 6 फुट 4 इंच है, तो ये संख्यांकिक है, क्योंकि हम तुलना कर सकते हैं। देखिए जब तक तुलना नहीं कर रहे ना आंकड़ों के माध्यम से आप तुलना नहीं कर सकते, तो फिर आप कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। तुलना के लिए तो किए जाते हैं, और तुलना करके क्या दिए जाते हैं, निष्कर्ष दिए जाते हैं और संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं। अनेक कारणों से प्रभावित हो आंकड़े। क्यों दोस्तों? अगर मैं आपसे कहूं कि जीडीपी 28% गिरा, तो इसका एक ही कारण है? नहीं दोस्तों, अनेक कारण हैं। जैसे उत्पादन स्तर का कम होना, सरकार के अलग अलग कानून बना देना, लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध ना होना, तो बहुत सारे इंटरनेशनल मंदी रहना, है ना। तो अगर मैं कहूं कि किसी वस्तु की कीमत मतलब मांग में कमी आ रही है, वृद्धि हो रही है, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी कीमत बढ़ने के कारण हो या गैर कीमत कारण, यानी उपभोक्ताओं की आय बढ़ने के कारण हो या घटने के कारण हो, टैक्स के बढ़ने या घटने के। तो जो आंकड़े होने चाहिए ना, वो किसी एक कारण से प्रभावित ना हो, वो अनेक आंकड़ों से प्रभावित हो। अगर वो केवल एक ही आंकड़े से प्रभावित हो और वो प्रभाव उसका हट जाए, तो फिर वो आंकड़े क्या रह जाएंगे, सामान्य आंकड़े रह जाएंगे दोस्तों। तो जिस भी आंकड़े का हम अध्ययन करते हैं बहुवचन के रूप में, तो वो आंकड़ा
अनेक कारणों से प्रभावित होना चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट बात, उचित मात्रा में शुद्धता। अब देखिए कि आप जिस भी चीज का अध्ययन कर रहे हैं, जो भी सांख्यिकी में सर्वेक्षण कर रहे हैं, उस आपका उद्देश्य कितना है। अगर आपका बहुत ही सेंसिटिव मामला है, देश की अखंडता व प्रभुसत्ता से रिलेटेड है, तो फिर आप क्या करेंगे, जनगणना की विधि का अपनाएंगे। और यदि मान लीजिए वो बस आपको सिर्फ एक आइडिया लेना है, एक अनुमान लेना है, तो फिर आप क्या करेंगे, उचित मात्रा में आप शुद्धता का ध्यान रखेंगे। यानी जरूरी नहीं 100% शुद्धता ही हो, आप अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसकी शुद्धता को कम या ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, पारस्परिक संबंधित एक तुलनात्मक होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि एक राम है जो काला है, मैंने कहा कि एक राम है जिसका वजन 60 किलो है, एक श्याम है जिसकी हाइट 5 फुट है, और मैंने कहा एक मनोज है जिसका जेब खर्च 10 रुपये है। तो यहाँ पे देखिए, जेब खर्च, हाइट, वजन, इनका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। या तो तीनों का वजन होना चाहिए था, या तीनों के जेब खर्च की बात होनी चाहिए थी। यानी दोस्तों, पारस्परिक संबंधित होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, ए देश की औसत आय प्रति व्यक्ति आय 15 है, 5 है, बी देश की औसत आय 10 है, सी देश की औसत आय 5 है। तो देखो, तीनों की औसत आय है ना, तो तभी तो आप इस पे क्या कर पाएंगे, पारस्परिक संबंधित कर पाएंगे और उसकी तुलना भी कर पाएंगे। तो आंकड़े जो भी एकत्रित किए जाते हैं बहुवचन में, जो संख्यात्मक सूचनाएं होती हैं, पहला वो तत्वों के समूह होने चाहिए, किसी बहुवचन यानी किसी समूह का प्रतिनिधित्व करती हो, संख्या में व्यक्त की जा सके, अनेक कारणों से प्रभावित होना चाहिए, और उचित मात्रा में शुद्धता भी होनी चाहिए, और साथ में दोस्तों पारस्परिक संबंधित व तुलनात्मक भी होना चाहिए। अब पूर्व उद्देश्य निश्चित। देखिए, कोई भी सांख्यिकी में आर्थिक समस्या को समझने के लिए, उसके कारण तथा परिणाम को खोजकर उसके समाधान के लिए आपके पास पूर्व निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। अगर उद्देश्य ही नहीं है तो फिर आप सांख्यिकी सर्वेक्षण कर ही क्यों रहे हैं। देखिए, अगर मैं जानना चाहता हूं, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं, और मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो 6 साल से 14 वर्ष के हैं और स्कूल नहीं जाना चाहते, नहीं जा पाते, तो मैं ये जानना चाहता हूं क्यों नहीं जा चाहते, कारण जानना चाहता हूं। तभी जब मैं आंकड़े एकत्रित करूंगा, तभी मेरा वो उद्देश्य पूर्ण हो पाएगा। अगर मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं और मतलब में मैं आंकड़े एकत्रित करता जा रहा हूं, तो उसका कोई बेनिफिट तो होगा ही नहीं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भारत में ऑटो सेक्टर क्यों डिक्लाइन कर रहा है, क्यों, उसके पीछे की क्या कारण है, तभी तो आप उसके आंकड़े एकत्रित करेंगे और वो जान पाएंगे। तो किसी भी सांख्यिकी सर्वेक्षण करते समय हमारे पास पूर्व निश्चित उद्देश्य होने ही चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं गणना या अनुमान लगाना। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा आप गणना कर ही सांख्यिकी में करें, 1 2 3 4 5 6 7, जरूरी नहीं है। कभी कभी गणना करना नहीं जरूरी होता, अनुमान भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में रैली हुई, अब एक एक बंदे को अगर आप गिनोगे, क्या गिन पाओगे? नहीं, बट आप एक अनुमान लगा दोगे कि 60,000 लोग आए थे, 15,000 लोग आए थे। जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लाल किला मैदान में की थी तो इतने आए थे, चांदनी चौक में की थी तो इतने आए थे, और भैया पटेल नगर में की थी तो इतने आए थे। अनुमान से लगा सकते हो, अनुमान, या फिर आप गणना भी कर सकते हैं। अगर क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं, तो आप अनुमान से काम चला लोगे, और क्षेत्रफल कम है तो फिर आप गणना भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। व्यवस्थित रूप से संकलित करना होने चाहिए आंकड़े, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए आप किसी स्कूल के विद्यार्थियों के अंकों की प्राप्ति करना चाहते हैं मैथ में, और आपने मैथ में जितने भी विद्यार्थी थे सबको लिख लिया, आपने ये नहीं देखा कि भैया कौन सी क्लास है ना, कौन सा सेक्शन है, ठीक है, उसमें बच्चे कितने हैं, लड़कियां कितने हैं, लड़के कितने हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ आंकड़े एकत्रित कर लिए, तो साथ में आपको कई और भी चीजों का ध्यान देना होता है, तभी व्यवस्थित रूप से संकलित करना होता है। सिर्फ आंकड़े एकत्रित कर लेना, उसका जमा कर लेना नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की विशेषता होती है। अगर मैं ये कह रहा था कि भारत के 18 वर्ष से
ज्यादा उम्र के विद्यार्थी कहते हैं लोगों में 70% अनस्किलफुल है, अनस्किलफुल। तो ये एक बहुवचन का आंकड़ा होगा क्योंकि ये समर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप दोस्तों कि आपको बहुवचन में ये चीज क्लियर हो गई कि बहुवचन के रूप में संख्यांकिकी का अर्थ है अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचना अथवा आंकड़ों से होता है, जैसे जनसंख्या संबंधित आंकड़े हों, पर ये आंकड़े कैसे हों, तत्वों के समूह हो, संख्याओं में व्यक्त करे हो, अनेक कारणों से प्रभावित हो, उचित मात्रा में शुद्ध हो, पारस्परिक संबंधित व तुलनात्मक हो, पूर्व निश्चित उद्देश्य हो, गणना या अनुमान लगाना संभव हो और व्यवस्थित रूप से संबंधित हो। दोस्तों ये सारी बात आंकड़े हैं, तो आंकड़े में ये विशेषताएं होनी चाहिए। अब एक वचन के रूप में हम बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि अधिकतर विद्यार्थियों को समझने में दिक्कत होती है। जैसे हमने ये तो जान लिया कि भैया संख्यांकिकी क्या है, संख्यात्मक सूचना या परिमाणात्मक तथ्य जिसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकें, ठीक है। साथ में इसमें उपाय और विधियां भी होती हैं। देखिए बहुवचन में हम आंकड़ा इंपॉर्टेंट है और एक वचन में दोस्तों अगर हम बात करें तो विधियां से मतलब है विधियां या फिर दोस्तों उपाय की बात करते हैं। इसे हम ऐसे समझते हैं कि जब भी अगर मान लीजिए मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत में बेरोजगारी के क्या कारण है, बेरोजगारी यानी रोजगार संबंधित आंकड़े, और मैं रोजगार संबंधित आंकड़े एकत्रित करना चाहता हूं, तो अगर रोजगार संबंधित आंकड़े जो पूरे भारत की तस्वीर, पूरे भारत के राज्यों की, जिलों की, इन सब की तस्वीर बताए, जो समग्र का प्रतिनिधित्व करें, तो वो क्या होगा बहुवचन में। बट उन आंकड़ों को कैसे एकत्रित करना है, उसकी जो विधि है, जो उसका मेथड है, जो उसके टूल्स हैं, वो होता है एक वचन में। किसी पर्टिकुलर आर्थिक समस्या से या आर्थिक क्रिया से रिलेटेड अगर कोई समस्या से संबंधित आप आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं तो वो कैसे करने, ये हमें बताता है संख्यांकिकी एक वचन के रूप में। तो देखिए पहली स्टेप यानी पहली जो स्टेज होती है, यानी पहली जो अवस्था होती है, उसमें आंकड़ों का संकलन किया जाता है, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा किया जाता है। मैं घर घर जाऊंगा दोस्तों, मैं क्या कर सकता हूं, मैं संगणना भी कर सकता हूं, यानी एक एक व्यक्ति की मैं करूं गणना। जैसे मुझे पता लगाना है कि 11वीं क्लास के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के विद्यार्थियों की वित्तीय दशा कैसी है, वित्तीय दशा, तो मैं एक एक विद्यार्थी के पापा की सैलरी, मम्मी की सैलरी, पूरी फैमिली की सैलरी के डाटे कलेक्ट करूं, तो वो संगणना विधि कहलाएगी। या तो मैं कुछ मतलब हर क्लास से 5-5 बच्चे रैंडमली चूज कर लूं या फिर अपने हिसाब से चूज कर लूं, बहुत सारे तरीके हैं। तो फिर प्रतिदर्श विधि या निदर्शन विधि यानी सैंपलिंग मेथड कहलाएगी, ये सेंसरी मेथड कहलाएगी यानी संगणना विधि। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आंकड़ों का संकलन। देखो आंकड़ा आंकड़े का मतलब है बहुवचन में संख्यांकिकी। अब इन आंकड़ों का कैसे संकलन करना है, कैसे व्यवस्थितकरण करना है, कैसे प्रस्तुतिकरण करना है, कैसे विश्लेषण करना है, कैसे निर्वाचन करना है और किन किन टूलों का इस्तेमाल करना है, ये ही है एक वचन में संख्यांकिकी। कितना इजी है दोस्तों। अब देखिए आंकड़ों का संकलन करने के बाद आप क्या करेंगे बताइए मुझे। आंकड़ों का व्यवस्थितकरण करेंगे, और व्यवस्थित कैसे करेंगे, उसका वर्गीकरण करके। हम देखेंगे भाई हमने भाई एक एक बच्चे की डिटेल मंगाई, हमने देखा कि भाई 60,000 सालाना किसकी ज्यादा है, उसको एक तरफ कर दिया, किसकी उससे कम है उसको एक तरफ कर दिया, और जिसकी 60,000 है उसको एक तरफ कर दिया, है ना। सिंपल सी बात है। यानी विशेषता यानी समानता और विषमता के आधार पे हमने उन्हें छोटे छोटे वर्गों में उसको क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आंकड़ों का व्यवस्थीकरण करना यानी आंकड़ों का वर्गीकरण करना उनकी विशेषताओं के आधार पर। जैसे एग्जांपल अगर हम कौन कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं, आंकड़ों का विन्यास या तो घटते हुए क्रम में या तो बढ़ते हुए क्रम में, ऐसे कर देते हैं आरोही क्रम में या मिलान चिन्ह। हमें ये देखना है कि भाई हमारी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में से ब्लड ग्रुप किसका है, किसका ओ है, किसका ए है, किसका ए भी है, किसका बी है। हम क्या करेंगे 40 बच्चों के लिए फिर हम टैली मार्क करते हैं। देखो 9th और 10th में मैथ में आपने पढ़ते हो कि भैया पहले 0 से 10 एक काटा, 10 से 20 एक काटा, जब 4 हो जाते हैं 5वां ऐसे
करते हैं। तो हम या तो आंकड़ों का विन्यास करते हैं आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, या फिर हम मिलान चिन्ह या मिलान रेखाओं के माध्यम से उन्हें व्यवस्थित कर देते हैं ताकि उन्हें समझने में क्या हो दोस्तों, आसानी हो। अब वो व्यवस्थित हो गए तो हम क्या करेंगे तीसरे स्टेप में हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है। और प्रस्तुतिकरण करने के लिए हम किन किन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम तालिका बना सकते हैं आरोही क्रम में अवरोही क्रम में, है ना। हम भाई बहुत सारी डिसेंट मतलब ऐसे बना सकते हैं, व्यक्तिगत तालिका बना सकते हैं, बहुत सारी बात है। ग्राफ बना सकते हैं, दंड आलेख बना सकते हैं, आयत बहुभुज बना सकते हैं, और आयत बहुभुज बना सकते हैं, आयत चित्र बना सकते हैं। बहुत सारे चित्रों का भी हम निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। जिससे क्या होता है, जैसे पाई चार्ट का आपने नाम सुना होगा, जैसे मेरे द्वारा या पूरे भारत देश के द्वारा जो बिजली की कंजम्पशन होती है, उपभोक्ता कितने कर रहे हैं, उत्पादक कितने कर रहे हैं, और समाज की कितना %। तो इससे क्या होता है दोस्तों, हम बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को कम से कम समय में और बढ़िया से बढ़िया तरीके से हम कर सकते हैं। तभी संज्ञानिकी को अर्थशास्त्र की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है दोस्तों। तो तालिका आ गया, ग्राफ आ गया, चित्र आ गया। मैं सारा पढ़ाऊंगा आपको एक एक करके। चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, जब हम प्रस्तुत कर लेते हैं तो हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, यानी क्या कमी रह गई, क्या उसके पीछे के कारणों को ढूंढते हैं, जिससे हम औसत निकालते हैं, मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, है ना। देखते हैं कि एवरेज क्या है, या प्रतिशतों के माध्यम से हम बात करते हैं, या सहसंबंधों की बात करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है, या प्रतिमानों की बात करते हैं। तो देखिए आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं ताकि क्या कमी रह गई, क्या खूबी रह गई, ये चीज। फिर हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप में हम आंकड़ों का निर्वाचन, यानी उससे हमने जो आंकड़े संकलित किए थे उनका क्लासिफिकेशन किया, उनका प्रेजेंटेशन किया, उनका एनालिसिस कर दिया, और अब हम उस पे सुझाव दे रहे हैं कि इस आर्थिक समस्या को ऐसे सुलझाया जा सकता है, जिसके लिए हम औसतों का, प्रतिशतों का विस्तार या विभिन्न आर्थिक चरों के संबंध की डिग्रियों की बात करते हैं। तो ये मैंने अभी आपको ब्रीफ वे में बताया है। आपको कैसा लगा ये मेरा स्टाइल नया और मेरा नया सेटअप कैसा लगा, आप प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।